हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कुछ टॉपिकों के बारे में, ठीक है ना। तो इन टॉपिकों को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बना के लिख दिया, ठीक है ना, कि एग्जाम में जिस तरीका से आप लोगों से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं ना, उसी तरीका से मैंने क्वेश्चन बनाकर टॉपिकों को लिख दिया, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोगों से किस तरीका से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि निम्न पर आप टिप्पणी कीजिए, मतलब निम्न पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो इन पूरे टॉपिकों के बारे में मुझे डिस्कशन करना है, ठीक है ना। एक एक टॉपिक की हेडिंग डालेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा तुल्य प्रोटॉन मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मतलब एक तुल्य प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, इसके पूरे के बारे में मैं बहुत बड़ी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम अतुल्य प्रोटॉन मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। उसके बाद हम पढ़ेंगे होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनएंसोटॉपिक प्रोटॉन और उसके बाद हम पढ़ेंगे डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरीका से आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उसी तरीका से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया और पूरे टॉपिकों को लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर कितने टॉपिक लिखे मैंने आप लोगों के लिए 5 टॉपिक लिखे हैं। प्रत्येक टॉपिक का एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम तुल्य प्रोटॉन पर, कि ये तुल्य प्रोटॉन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, इस पूरे को मिटा देता हूं और डिस्कशन करते हैं तुल्य प्रोटॉन पर, मतलब ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन तुल्य प्रोटॉन पर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है ना। अब इसका बिल्कुल पर्सनली थोड़ा डीपली डिस्कशन करते हैं, इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ केमिकल रिएक्शन लेकर इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस पूरी को तो मैं मिटा देता हूं और डिस्कशन किस पर करेंगे, तुल्य प्रोटॉन पर मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन पर। तो देख लो आप लोग, इस पूरे को मिटा देते हैं और डिस्कशन करेंगे आप तुल्य प्रोटॉन पर मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन पर। देखो सुनो आप लोग, इधर देखो, इधर तुल्य प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन किसको बोलते हैं, आपको पता है, इसका डिस्कशन मैंने पहले भी कर लिया। नाम से पता लग रहा है तुल्य प्रोटॉन मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मतलब वे प्रोटॉन जिनका एटमॉस्फेयर, जिनका वातावरण बिल्कुल समान होता है, या ऐसे बोल सकता हूं सबका नेचर एक जैसा होता है। सभी प्रोटोनों का एक जैसा नेचर होने की वजह से इनको हम क्या बोल रहे हैं, तुल्य प्रोटॉन। और जितने भी प्रोटॉन है वो सभी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। सभी प्रकार के प्रोटॉन एक ही केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, सभी एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रोटॉन बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं, या केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है ना, कोई भी, जैसे कि इनका सिग्नल आपको पता है इनका कितना एनएमआर सिग्नल होता है, एक एनएमआर सिग्नल होता है। तो जितने भी प्रोटॉन जो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे वो एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, जो अपने तुल्य प्रोटॉन होते हैं, वो कितना एनएमआर सिग्नल देते हैं, एक एनएमआर सिग्नल देते हैं, और इनकी सबकी केमिकल रिएक्शन एक जैसी होती है, ठीक है ना। जितने भी प्रोटॉन होते हैं उन सबकी केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, एक जैसी होती है, क्योंकि आपको पता सभी प्रोटॉन कितना एनएमआर सिग्नल देते हैं, एक एनएमआर सिग्नल देते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को, ये टॉपिकों को मैंने नोट्स में बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए लिखा रखा है। मैं टॉपिक के अंदर से जो अपना मैटर है उसके अंदर से पूरे मैटर को एक बार बोल देता हूं, बोलने के बाद एक एग्जांपल लेकर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। यहां पर इसकी 2 केमिकल रिएक्शन ले लेता हूं, 2 एग्जांपल ले लेता हूं, 2 एग्जांपलों के आधार पर यह टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं नोट्सों के आधार पर बता देता हूं कि नोट्सों में हमने किस तरीका से लैंग्वेज लिख रखी है और उसका एग्जांपल किस तरीका से लेके इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। तो देखो, नोट्सों में मैंने इस तरीका से लिखा रखा है इस टॉपिक के बारे में। देखो कि किसी अणु में उपस्थित प्रोटॉनों का वातावरण अगर समान है तो उनकी रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉमन सी बात है, वो एक एनएमआर सिग्नल देती है, रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। और पीएमआर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना, और पीएमआर स्पेक्ट्रम में ये प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं, ठीक है ना, समान चुंबकीय क्षेत्र में अवशोषण दर्शाते हैं। अतः इनके रासायनिक शिफ्ट का मान भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। और ये सब प्रोटॉन मिलकर कितना एनएमआर सिग्नल देते हैं, एक एनएमआर सिग्नल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रोटॉनों को रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन अथवा रासायनिक शिफ्ट तुल्य प्रोटॉन बोलते हैं, मतलब केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। रासायनिक तुल्य प्रोटॉनों से यदि एक प्रोटॉन को किसी अन्य समूह द्वारा विस्थापित मतलब रिप्लेस कर दिया जाए तो केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसका अन्य कोई समावयवी या आइसोमर नहीं बनता। किस तरीका से नहीं बनता, इधर देख लो। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि यहां पर से मैं किसी भी प्रोटॉन को हटाता हूं, ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स है जो एक एनएमआर सिग्नल दे रहा है ना, उससे अगर मैं किसी भी प्रोटॉन को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप उससे जोड़ दूं
ठीक है ना, तो उसका केवल एक ही आइसोमर बनेगा, दूसरा उसका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। यहां पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल से चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से इसका मतलब केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो देखो यहां पर पहले तो मैं इसके पूरे के एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि ये सभी कितना एनएमआर सिग्नल देते हैं, एक एनएमआर सिग्नल देते हैं, जैसे CH4 CH3 उसके बाद C6H6 किसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का, उसके बाद आप जानते हो ये किसका होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो केवल एक ही एनएमआर सिग्नल देते हैं। अब देखो इनकी केमिकल रिएक्शन शो करता हूं, यहाँ पर मैं किसकी कर रहा हूँ, CH4 की कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, Cl2 से, माइनस HCl बाहर निकल रहा है, यहाँ पर लिख दिया CH3Cl, ठीक है। यहाँ पर मैं किसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, एथेन की रिएक्शन कर रहा हूँ, वो Cl2 से कर रहा हूँ, माइनस HCl यहाँ से बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट क्या बनना है, CH3 CH2 Cl, ठीक है ना। एक रिएक्शन में किसकी ले लेता हूं, बेंजीन की ले लेता हूं, C6H6, ठीक है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, Cl2 से, माइनस HCl बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है C6H5Cl। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरे टॉपिक को अब एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर डिस्कशन करते हैं तुल्य प्रोटॉन। तुल्य प्रोटॉन के बारे में पूरी लैंग्वेज मैंने जिस तरीका से नोट्सों में लेकर रखी, पूरी लैंग्वेज आपको बता दी। पूरी लैंग्वेज का एक ही मतलब निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि तुल्य प्रोटॉन उनको बोलते हैं जिनका एनएमआर सिग्नल कितना होता है, एक, और जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सभी कितनी केमिकल, जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो एक ही टाइप से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना, मतलब जितने भी उससे प्रोटॉन जुड़े हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, उन सबकी केमिकल रिएक्शन एक जैसी होती है। और अगर वहां से जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन जुड़ा और उसकी जगह पर आप कोई दूसरे ग्रुप को जोड़ देते हो तो ध्यान रखना उनका केवल एक ही आइसोमर बनता है, दूसरा कोई भी प्रकार का आइसोमर नहीं बनेगा। और ये चीज इन रिएक्शनों से शो हो रही है। यहां पर जो एग्जांपल ले रखे हैं, 2-3 मैंने रिएक्शनों के कितने एग्जांपल ले रखे हैं, 3 एग्जांपल रिएक्शनों के ले रखे हैं। इन पूरी तीनों रिएक्शनों से एक चीज प्रदर्शित होती है कि ये केवल एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, अर्थात इनका केवल एक आइसोमर बनता है, दूसरा प्रकार का कोई भी आइसोमर नहीं बनता। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रोटॉन, मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कैसे, इधर देखिए, एक बात बताओ यार, आप लोगों को पता है CH4 के अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं, एक टाइप के प्रोटॉन होते हैं, तो कॉमन सी बात है CH4 कितना एनएमआर सिग्नल देगा, एक एनएमआर सिग्नल देगा। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, Cl2 से करवा रहा हूं, ठीक है, Cl2 से करवा रहा हूं। तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन को मैंने बाहर निकाल दिया, जो एक क्लोरीन को लेकर माइनस HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, और एक क्लोरीन किससे जुड़ जाएगा, CH3Cl से, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, CH4 से केवल CH3Cl ही तो मिला, तो देखो एक ही प्रकार का आइसोमर है, दूसरा तो इससे कोई प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। आप किसी भी एंगल से देख लो, CH4 केवल एक ही प्रकार का CH3Cl बना रहा है, ठीक है ना, दूसरे प्रकार का इसका कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब इन चारों हाइड्रोजनों का एटम एक जैसा है, तो चारों हाइड्रोजन एटम है केवल एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ये चारों हाइड्रोजन है, देखो मैं यहां पर खोल के लिख देता हूं, ये आप लोगों का CH4 है, इस CH4 के पास इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े, 4 हाइड्रोजन जुड़े। तो आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन जोड़ दो, आप लोगों की रिएक्शन एक ही टाइप की होगी और प्रोडक्ट एक ही प्रकार का बनेगा। जैसे कि हम, आप बोलोगे सर हम तो इस हाइड्रोजन को हटा के Cl जोड़ रहे हैं, तब भी इसका प्रोडक्ट CH3Cl होगा। आप बोलोगे नहीं सर इस हाइड्रोजन को नहीं, हम तो इस हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन जोड़े, तब भी आपको पता है CH3Cl बनेगा। इस हाइड्रोजन को हटा करके भी क्लोरीन जोड़ोगे तब भी CH3Cl बनेगा, इस हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन जोड़ोगे तो तब भी CH3Cl बनेगा। भाई प्रोडक्ट आपका चेंज थोड़ा हो जाएगा, प्रोडक्ट तो आपका वही क्लोरोमेथेन रहेगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का नाम कौन है, क्लोरोमेथेन। किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटा दो, इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, किसी भी हाइड्रोजन एटम को आप हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका एक ही प्रकार का बनेगा, अर्थात जो कौन होगा, क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है ना, सॉरी कौन होगा, क्लोरोमेथेन होगा, ठीक है ना। इसका नाम लिख ही देता हूं, इसका नाम क्या होना, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना, क्लोरोमेथेन, या इसको क्या बोल सकते हो, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड। ध्यान रखना क्लोरोमेथेन होता है ना, जो इसका IUPAC नाम होता है, मेथिल क्लोराइड इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। पहले तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं उन चारों का एक जैसा नेचर होता है। आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका एक ही प्रकार का बनेगा, अर्थात आपका एक ही आइसोमर पॉसिबल है, और जो कि कौन सा पॉसिबल है, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना, या इसको मेथिल क्लोराइड बोल सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने किसका ले लिया, एथेन का। आपको पता है एथेन में भी एक टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एथेन भी एक एनएमआर सिग्नल देता है, क्योंकि देखो ये CH3 भी CH3 से जुड़ा है और ये CH3 भी इस CH3 से जुड़ा है। एनएमआर सिग्नल आपको लिए देखने बता दिया कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं वो उतने ही प्रकार के एनएमआर सिग्नल देता है। तो ये कितना एनएमआर सिग्नल देगा, एक एनएमआर सिग्नल देगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब Cl2 से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इस CH3 से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ते हो तब भी आपको पता प्रोडक्ट CH3CH2Cl बनेगा, अर्थात इसका नाम कौन है, क्लोरोएथेन। इसका नाम कौन है, क्लोरोएथेन।
एथेन, या इसको क्या बोल सकते हो, एथिल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड। क्लोरो एथेन इसका आईयूपीसी नाम है और एथिल क्लोराइड इसका कॉमन नाम है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप लोग यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CH2Cl, इसका नाम कौन है, क्लोरोएथेन, ठीक है ना, इसका नाम कौन है, क्लोरोएथेन। अब आप सोच रहे हो कि सर हम तो यहां से हाइड्रोजन को नहीं हटाना चाहते, हम तो यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ना चाहते हो, तो बिल्कुल आप लोग जोड़ सकते हो, तब भी आपका प्रोडक्ट क्लोरोएथेन बनेगा। जैसे कि मैं यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन जोड़ूं तो प्रोडक्ट आपका इस तरीका से बनेगा, यहां पर शो कर देता हूं, देखो इसको, Cl CH2 CH3। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप लोग यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ते हो तब भी आपका कौन बनता है, Cl CH2 CH3, और ये भी फॉर्मूला किसको होता है, क्लोरोएथेन का। अर्थात आप कहीं से भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका एक ही प्रकार का प्राप्त होगा। ये भी आपका कौन है, क्लोरोएथेन, और ये भी क्लोरोएथेन। अरे फर्क क्या पड़ रहा है, इसको घुमा के लिख दो, बात तो वही हो रही है ना। ये कौन हो गया, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। तो मुझे एक बात बताओ यार, एक टाइप के प्रोडक्ट मिले या दो टाइप के प्रोडक्ट मिल गए, प्रोडक्ट आपका एक ही प्रकार का मिला। अगर आप यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ते हो तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, अगर आप यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ते हो तो प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है ना। इसका नाम भी कौन है, क्लोरोएथेन, और इसका नाम भी कौन है, क्लोरोएथेन। इसका मतलब किसी भी एंगल से आप लोग इसकी रिएक्शन करवा दो, आपका प्रोडक्ट कितने प्रकार का प्राप्त होगा, एक प्रकार का। अर्थात आप लोगों को केवल एक ही आइसोमर मिलेगा। अगर एक ही प्रकार का आइसोमर मिलेगा, इसका मतलब ये निकला कि इन सभी प्रोटोनों का जो अपने एथेन के अंदर जो 6 प्रोटॉन जुड़े हैं, इन 6 का एटमॉस्फेयर, 6 का वातावरण एक जैसा है, तभी तो वो केवल एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। अर्थात वो केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, अर्थात उनका केवल एक ही आइसोमर बन रहा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, क्योंकि 6 के 6 हाइड्रोजन एटमों का नेचर एक जैसा है, वो केवल एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं। अगर ये केवल एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अर्थात तुल्य प्रोटॉन। बात आप लोग समझ में आ गई। अब मैं किसका ले लेता हूं एग्जांपल, बेंजीन का ले लेता हूं, ठीक है। किसका एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजीन का। आप लोगों को पता है बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है C6H6 होता है, ठीक है ना। ये कंडीशन किसकी होती है, बेंजीन की होती है, ठीक है ना। ये कंडीशन किसकी होती है, बेंजीन की। बेंजीन के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं। और आपको पता है बेंजीन भी कितना NMR सिग्नल देती है, एक NMR सिग्नल देती है। यहां पे लिख देता हूं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। प्रत्येक कार्बन से मैंने कितने हाइड्रोजन एटम लिख दिए, 6 हाइड्रोजन एटम लिख दिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या 6 हाइड्रोजन एटमों का नेचर बिल्कुल एक जैसा है। आप किसी भी कंडीशन में किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप क्लोरीन को जोड़ सकते हो, आपका एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, कौन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। जैसे कि आप लोग ये बोलोगे सर हम तो यहां से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ना चाहते हैं, ये लो, तब भी इसका नाम कौन होगा, क्लोरोबेंजीन, तब भी इसका नाम कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। अब आप बोलोगे नहीं सर हम यहां पर क्लोरीन को नहीं जोड़ना चाहते, हम तो यहां पर भी जोड़ेंगे, तब भी आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। आप इस Cl को यहां पर जोड़ोगे तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, आप इस Cl को यहां पर जोड़ दोगे तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, आप इस Cl को यहां पर जोड़ दोगे तब भी क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन बनेगा, आप इस Cl को यहां पर जोड़ दोगे तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, आप इस Cl को यहां पर जोड़ दोगे तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 कार्बन एटम से 6 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, उन सब 6 हाइड्रोजन एटमों का नेचर, उन सब 6 प्रोटोनों का नेचर एक जैसा होगा। आप किसी भी एंगल में किसी भी जगह से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, वो केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात आप लोगों का केवल एक ही आइसोमर बनेगा। इसीलिए इनको हम बोलते हैं तुल्य प्रोटॉन, ठीक है ना। लेकिन ये पॉसिबल तब होती है जब कोई भी मॉलिक्यूल्स कितना NMR सिग्नल देता है, एक NMR सिग्नल। क्योंकि आप लोग जानते हो कि एक NMR सिग्नल का मतलब क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी प्रोटॉन है उन सबका एटमॉस्फेयर एक जैसा है, ठीक है ना। या ऐसा बोल सकता हूं सभी प्रोटॉनों का नेचर एक जैसा है, क्योंकि किसी के अंदर जितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें उतने ही प्रकार के प्रोटॉन होते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर कोई एक NMR सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब ये निकला उसमें सभी एटमों का नेचर, सभी हाइड्रोजन परमाणु का नेचर, सभी प्रोटोनों का नेचर एक जैसा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जो तुल्य प्रोटॉन होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, वो सभी प्रोटॉन केवल एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, वो केवल एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो केवल एक ही आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं। आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो या क्लोरीन की जगह पर किसी और ग्रुप को जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक बनेगा, आपका आइसोमर भी कितना रहेगा, एक रहेगा। जैसे कि इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका यही बनेगा, क्लोरोमेथेन, ठीक है ना।
बात किसकी करते हैं, एथेन की बात करते हैं। तो एथेन के अंदर 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटमों से आप किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट एक ही रहेगा। कौन सा रहेगा, क्लोरोएथेन रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजीन के पास कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, और बेंजीन कितना एनएमआर सिंगल देती है, एक एनएमआर सिंगल देती है। इसका मतलब बेंजीन से जो 6 हाइड्रोजन एटम जुड़े उनमें से किसी भी हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप क्लोरीन को जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट एक ही बनेगा। कौन सा बनेगा, क्लोरोबेंजीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, क्यों बनेगा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि 6 के 6 हाइड्रोजन एटमों का नेचर कैसा है, एक जैसा नेचर है, एक ही एनएमआर सिंगल दे रहे हैं, तो कॉमन सी बात है उनकी केमिकल रिएक्शन भी कितने टाइप की होगी, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होगी, अर्थात वो केवल एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और उनका एक ही आइसोमर बनेगा, ठीक है ना। एक आइसोमर कौन सा बनेगा, क्लोरोबेंजीन। दूसरे प्रोडक्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक एनएमआर सिग्नल आ रहा है तो उन सभी के अंदर एक प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, और किसी के अंदर अगर एक प्रकार के प्रोटॉन है तो वो एक एनएमआर सिग्नल देंगे, और वो सभी प्रोटॉन केवल एक टाइप से केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे। ऐसे प्रोटोनों को हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रोटॉन या इक्विवेलेंट प्रोटॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये कहानी या ये स्टोरी तो हम लोगों की किसकी हो गई, तुल्य प्रोटॉन की, मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन की। बात आप लोग समझ में आ गई ना। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो मैंने नोट्सों के अंदर जो मैटर लिख रखा है उस मैटर को लिख देना आप लोग, और यहाँ पर इन एग्जाम्पलों को लेकर और आप 3 रिएक्शन शो कर देना। एक रिएक्शन किसकी कर देना, मेथेन की शो कर देना, एक एथेन की शो कर देना, और एक बेंजीन की शो कर देना। आपको पता है मेथेन भी एक एनएमआर सिग्नल देता है, एथेन भी एक एनएमआर सिग्नल देता है, और बेंजीन भी एक एनएमआर सिग्नल देता है। अगर आप साइक्लोहेक्सेन का लेना चाहते हो तो साइक्लोहेक्सेन का ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन प्रोटोनों को हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रोटोन, जो कितना एनएमआर सिग्नल देते हैं, एक एनएमआर सिग्नल देते हैं, अर्थात सभी हाइड्रोजन एटमों का नेचर एक जैसा होता है। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, आराम से कर लेना। बाकी का तो सारी चीजें मैंने नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से लिखवा रखी है, ठीक है ना। और नोट्सों में जो चीज लिख रखी है उसको मैं साथ साथ बोलता चलूंगा, जिससे कि आपका एक एक लाइन क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और मैं भी एक एक लाइन पर फोकस करके आप लोगों के लिए प्रत्येक लाइन को समझा दूं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये डिस्कशन तो होता है हमारा तुल्य प्रोटॉन का, इक्विवेलेंट प्रोटॉन का। अब हम डिस्कशन करेंगे अतुल्य प्रोटॉन पर, मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पर, ठीक है। इसको तो मिटा देता हूं और दूसरी हेडिंग डाल देता हूं, अतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक बात और बता देता हूं, ध्यान में रखना, ये पांचों जो टॉपिक हैं जिन पर मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, शॉर्ट मतलब टिप्पणी कर रहा हूं, ये पांचों टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब यूनिट क्लियर हो जाएगी ना, जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग देखना ये एग्जाम में कितनी बार पूछ रखे हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं पहले से मैंने क्या करवा दिया, इंपॉर्टेंट करवा दिया, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और ये तो यूनिट खत्म होगी जब आप लोग देख लेना, जब मैं क्वेश्चन करवाऊं जब आपको पता लग जाएगा कि 2020 की एग्जाम से 2015 की एग्जाम तक इस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, या इन टॉपिकों से उसने कितने क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर ने। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसको मिटाते हैं और डिस्कशन करते हैं अतुल्य प्रोटॉन पर, मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पर। तो चलो देखो उसको भी, अतुल्य प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पर भी कर लेते हैं डिस्कशन। दूसरी हेडिंग है हमारी अतुल्य प्रोटॉन। अतुल्य प्रोटॉन मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अतुल्य प्रोटॉन मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो चलो देख लो इस टॉपिक को भी। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हम डिस्कशन करते हैं अतुल्य प्रोटॉन पर, मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पर। तो दोस्तों उसके नाम से पता लग रहा है अतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अर्थात वे प्रोटॉन जिनका वातावरण क्या होता है, अलग अलग होता है। या ऐसा बोल सकता हूं जिनका रासायनिक वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है, या ऐसा बोल सकता हूं कि वो एक से ज्यादा एनएमआर सिग्नल शो करते हैं। तो ध्यान में रखना, वो जितने एनएमआर सिग्नल शो करेंगे उतने ही प्रकार के उनके आइसोमर बनेंगे, उतने ही प्रकार के वो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। जैसे सपोज करो उसके अंदर 2 एनएमआर सिग्नल आ रहे हैं, तो ध्यान में रखना उनके कितने
आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे, और उनके प्रोडक्ट भी कितने टाइप के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे। अगर सपोज कर वो 3 एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है तो कॉमन सी बात है 3 एनएमआर सिग्नल शो करने का मतलब यही तो हुआ कि उनमें 3 प्रकार के हाइड्रोजन एटम है। तो 3 प्रकार के हाइड्रोजन एटम है तो कॉमन सी बात है वो सभी अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे, ठीक है ना। वो अपनी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, वो अपनी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, वो अपनी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है ना। मतलब जितने प्रकार के आपके पास एनएमआर सिग्नल होंगे उतने ही प्रकार के आपके आइसोमर बनेंगे और उतने ही प्रकार की वो केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब आप लोगों का एनएमआर सिग्नल एक से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अगर एक ही एनएमआर सिग्नल आ रहा है तो इसका डिस्कशन तो हमने कर ही लिया कि अगर एक एनएमआर सिग्नल आ रहा है तो उनको बोलते हैं तुल्य प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और अगर एक से ज्यादा एनएमआर सिग्नल आ रहे हैं, जैसे 2 3 4 5 कितने भी एनएमआर सिग्नल आ रहे हैं, ध्यान में रखना उन सबको हम क्या बोलते हैं, अतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है ना। जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे वो उतने ही प्रकार के आइसोमर बनाएंगे और उतने ही प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। इसलिए जो अपना अतुल्य प्रोटॉन होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन परमाणु का जो नेचर होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसा कि मैं प्रोपेन का एग्जांपल ले लेता हूं। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2CH3। इसका मतलब प्रोपेन के अंदर कितने एनएमआर सिग्नल होते हैं, 2 एनएमआर सिग्नल होते हैं। तो एक बात बता, अगर प्रोपेन 2 एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है तो इसके आइसोमर भी कितने बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे, और प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल प्रोपेन का ले लेता हूं और उसकी केमिकल रिएक्शन शो करता हूं, ठीक है ना, किस तरीका से वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। उन सारी चीजों पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो देख लो आप लोग, प्रोपेन का एग्जांपल लेकर उसकी केमिकल रिएक्शन शो कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहां पर एग्जांपल किसका ले लिया, प्रोपेन का ले लिया, ठीक है ना। ये एग्जांपल किसका होगा, प्रोपेन का। आपको पता है प्रोपेन कितने एनएमआर सिग्नल देता है, 2 एनएमआर सिग्नल देता है। अर्थात ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है और ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है। तो 3 हाइड्रोजन एटम तो इसके पास है और 3 हाइड्रोजन एटम इसके पास है। इसका मतलब ये दोनों CH3 कितना एनएमआर सिग्नल देंगे, 1 एनएमआर सिग्नल, और ये CH2 अपना अलग से एनएमआर सिग्नल देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोपेन के अंदर कितने एनएमआर सिग्नल होते हैं, 2 एनएमआर सिग्नल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं। चलो ठीक है, और इसको हम किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसके हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं, क्लोरीन के द्वारा। तो यहां पर लिख देता हूं Cl द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, Cl द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन। कितने प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा है, CH3 CH2 CH2 Cl। इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन और ये हो गया CH3 Cl CH3 और इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। एक एग्जांपल तो ये ले लिया, ठीक है। कितने एनएमआर सिग्नल बना रहा है, 2 एनएमआर सिग्नल बना रहा है। एक प्रकार का और ले लेता हूं, एक एग्जांपल तो आप लोगों का ये रहा और एक एग्जांपल और ले लेता हूं। यहां पर ले लिया मैंने CH हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर क्या लिख दिया, क्लोरीन। इसको बोलते हैं बाइनिल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, Cl2 से करवा दी। तो देख लो ये कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनेगा। Cl2 से करवाओगे तो C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन क्लोरीन, एक प्रकार तो ये बना दिया। एक C डबल बॉन्ड C H Cl H, ये बन गया Cl, और एक प्रकार का ये बन गया C डबल बॉन्ड C H हाइड्रोजन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है ना। ये कितने एनएमआर सिग्नल दे रहा, 3 एनएमआर सिग्नल दे रहा। अभी आप लोगों के लिए इसको पूरी को समझा देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना। अभी आप लोगों के लिए दोनों एग्जांपलों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। पहला एग्जांपल मैंने किसका लिया, प्रोपेन का लिया, ठीक है ना। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि जो प्रोपेन होता है उसके अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर प्रोपेन में 2 प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं तो ये प्रोपेन कितने एनएमआर सिग्नल देता है, 2 एनएमआर सिग्नल देता है। तो एक बात बताओ यार, अगर प्रोपेन 2 एनएमआर सिग्नल शो करता है तो इसके आइसोमर भी कितने बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे, और ये दोनों प्रोटॉन अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे। मतलब दोनों एनएमआर सिग्नल अपने अपनी केमिकल रिएक्शन को शो करेंगे। कैसे, इधर देखिए, ये आप लोगों का प्रोपेन है,
आपको पता है ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है और ये CH3 भी CH2 से जुड़ा है। इसका मतलब इस CH3 का और इस CH3 का कितना NMR सिग्नल होगा, एक NMR सिग्नल होगा, क्योंकि इन 6 हाइड्रोजन एटमों का नेचर एक जैसा है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़े हैं, CH2 के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये CH3 और ये CH3 एक NMR सिग्नल देंगे, दोनों मिलकर कितना NMR सिग्नल देंगे, एक NMR सिग्नल देंगे। और आपको तो भाई वो CH2 एक अलग चीज है, तो CH2 एक अलग चीज है, तो CH2 अपना NMR सिग्नल देगा। तो आपका जो प्रोपेन हुआ वो कितने NMR सिग्नल दे रहा है, 2 NMR सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब ये निकला कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है या जो उसके आइसोमर बन रहे हैं वो कितने प्रकार के आइसोमर बन रहे हैं, 2 प्रकार के आइसोमर बन रहे हैं। कैसे कि अगर आप लोग यहां से हाइड्रोजन को हटाते हो और यहां पर क्लोरीन जोड़ते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन। आप कुछ सोच रहे होंगे कि सर हम यहां से हाइड्रोजन को हटाने के बजाय यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। बिल्कुल आप लोग हटा सकते हो, तब भी आपका प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ो तब भी कौन बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ो तब भी 1 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हटा दो या यहां से हटा दो, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्योंकि आप लोगों को पता है इस CH3 का और इस CH3 का दोनों का कितना NMR सिग्नल आ रहा है, एक NMR सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ते हो, यहां से हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन जोड़ते हो, जहां पर आपका मन करे वहां से हाइड्रोजन हटाकर आप क्लोरीन जोड़ सकते हो। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का नेचर एक जैसा है, ठीक है। अब आपको बता, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन एटम हटाकर क्लोरीन जोड़ूं तो आपको पता हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। और बिल्कुल बनना भी चाहिए, क्यों बनना चाहिए, क्योंकि CH2 का तो अलग NMR सिग्नल आता है भाई। CH2 अपना अलग NMR सिग्नल शो कर रहा है और CH3 अपना अलग NMR सिग्नल शो कर रहा है। तो CH2 अपनी रिएक्शन करेगा और CH3 अपनी रिएक्शन करेगा। CH3 से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन जोड़ते हो तो प्रोडक्ट बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और अगर आप लोग यहां से CH2 से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन जोड़ते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्रोपेन है कितने NMR सिग्नल शो कर रहा है, 2 NMR सिग्नल शो कर रहा है, तो उसके आइसोमर भी कितने बनने हैं, 2 आइसोमर बनने हैं। एक आइसोमर आप लोगों का ये रहा और एक आइसोमर आप लोगों का ये रहा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ये कंडीशन किसमें हो रही है, अतुल्य प्रोटॉन में, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन में, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम का नेचर अलग है और इस हाइड्रोजन एटम का नेचर अलग है, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन एटम का नेचर एक जैसा है और इसका नेचर अलग होगा, ठीक है ना। तो जिनके अंदर एक से ज्यादा NMR सिग्नल आ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अतुल्य प्रोटॉन या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ इसमें नहीं है ना। ये प्रोपेन कितने NMR सिग्नल शो कर रहा है, 2 NMR सिग्नल शो कर रहा है, तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। एक आइसोमर तो कौन बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, और एक आइसोमर कौन सा बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। इनको हम क्या बोलते हैं, अतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये डिस्कशन तो हमारा किसका हो गया, प्रोपेन का। अब डिस्कशन करते हैं बाइनिल क्लोराइड का। ये एग्जांपल थोड़ा ज्यादा समझने लायक है, ध्यान से समझना। जो बाइनिल क्लोराइड होता है ना, बाइनिल क्लोराइड, ये कितने NMR सिग्नल शो करता है, 3 NMR सिग्नल शो करता है। अगर बाइनिल क्लोराइड 3 NMR सिग्नल शो करता है तो कॉमन सी बात है, इसके आइसोमर भी कितने बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है ना। 3 NMR सिग्नल का मतलब यही तो हुआ कि इसके अंदर कितने प्रकार के प्रोटॉन है, 3 प्रकार के प्रोटॉन है। तो तीनों प्रकार के प्रोटॉन अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। तो अगर वो तीनों प्रोटॉन अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे तो कॉमन सी बात है, प्रोडक्ट हमको कितने मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। और आइसोमर भी कितने बन गए, 3 भाई, 3 प्रोडक्ट होके 3 आइसोमर बन गए। कैसे, अब मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि जो बाइनिल क्लोराइड है ना, वो 3 प्रकार से सिग्नल कैसे शो कर रहा है, ठीक है ना। आप बोले सर हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, तो इन सबका नेचर एक जैसा होना चाहिए, नहीं, इन सबका एक जैसा नेचर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इधर देखिए, आप लोग गौर से देखो कि ये हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर क्लोरीन भी आप लोगों का जुड़ा है। देखो, जिस कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा है उसी कार्बन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ जेमिनल पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। जेमिनल का मतलब समझे, एक ही कार्बन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है और एक ही कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा है, उसको बोलते हैं जेमिनल पोजीशन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक आप लोग पढ़ते हो ना बेस जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा है और उसी कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। तो देखो, इस कार्बन से आपका क्लोरीन भी जुड़ा है और इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है। तो कॉमन सी बात है, ये हाइड्रोजन एटम अपना NMR सिग्नल शो करेगा। तो यहां पर लिख देता हूं ए, ठीक है ना। मतलब ये हाइड्रोजन एटम आपका अलग NMR सिग्नल शो करेगा। चलो ठीक है, अब गौर से देखो, इस Cl के रेस्पेक्ट में ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ट्रांस पोजीशन पर। ये हाइड्रोजन एटम कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ट्रांस पोजीशन पर, ठीक है ना, ट्रांस पोजीशन पर। ये हाइड्रोजन एटम किस पर जुड़ा है, सिस पोजीशन पर। और ये हाइड्रोजन एटम किस पर जुड़ा है, जेमिनल पोजीशन पर, जेमिनल स्थिति पर जुड़ा हुआ है,
ठीक है ना, कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, जेमिनल पोजीशन पर। अब इधर देखो बोर्ड की तरफ आप लोग देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये एग्जांपल हमारा कौन का, बाइनल क्लोराइड का, ठीक है ना। बाइनल क्लोराइड कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, 3 एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाइनल क्लोराइड के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम है, 3 प्रकार के हाइड्रोजन एटम है। कैसे हैं, इधर देखिए, देखो जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन से 2 एटमों का जुड़ा होना। तो देखो इस कार्बन से आपका क्लोरीन भी जुड़ा है और इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है। तो कॉमन सी बात है, ये हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के लिए क्या हो गया, जेमिनल पोजीशन पे हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना एनएमआर सिग्नल शो करेगा। तो एक एनएमआर सिग्नल तो इसने शो कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इस हाइड्रोजन एटम की। तो देखो इस क्लोरीन के लिए ये हाइड्रोजन एटम किस पोजीशन पर जुड़ा है, ट्रांस पोजीशन पर। तो अगर इस क्लोरीन के लिए ये हाइड्रोजन एटम ट्रांस पोजीशन पर जुड़ा है तो ये अपना एनएमआर सिग्नल शो करेगा। इसका मतलब ये कौन सा एनएमआर सिग्नल हो गया, अपना दूसरा एनएमआर सिग्नल शो हो गया। आप सुनो मेरी बात, ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन एटम है ना, वो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, सिस पोजीशन पर जुड़ा है। तो ये अपना एनएमआर सिग्नल शो करेगा, ठीक है ना। तो ये बाइनल क्लोराइड कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, 3 प्रकार के, 3 एनएमआर सिग्नल, ठीक है ना। कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, 3। और ये कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा था, 2 एनएमआर सिग्नल, ठीक है ना। इसलिए इसके कितने आइसोमर बने थे, 2 आइसोमर। इसके कितने आइसोमर बने थे, 2 आइसोमर। और इसके कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। इसके कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। इधर देखिए आप लोग, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देता हूं, इस क्लोरीन से, इस कार्बन से आपका क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है। ये क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन एटम कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, जेमिनल पोजीशन पर, इसलिए ये अपना एनएमआर सिग्नल देगा। इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, ट्रांस पोजीशन पर, तो ये अपना एनएमआर सिग्नल देगा। ये हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, सिस पोजीशन पर। अगर ये सिस पोजीशन पर जुड़ा है तो ये अपना एनएमआर सिग्नल देगा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो बाइनल क्लोराइड होता है उसके अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं, 3 प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो एक बात बताओ, अगर बाइनल क्लोराइड में 3 प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं तो उनके आइसोमर भी कितने बनेंगे, 3 आइसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे, इधर देखो, एक कंडीशन में यहां से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, क्लोरीन को जोड़ूंगा, एक आइसोमर। दूसरी कंडीशन में यहां से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, क्लोरीन को जोड़ूंगा, कितने आइसोमर, 2 आइसोमर। तीसरा आइसोमर कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाऊंगा, क्लोरीन को जोड़ूंगा, कितने आइसोमर बन गए, 3 आइसोमर। इधर देखो प्रोडक्ट में, देखो ये हाइड्रोजन एटम को हटाया मैंने और यहां पर क्लोरीन को जोड़ दिया, एक आइसोमर, ठीक है ना। दूसरा मैंने यहां से देखो, यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाया, यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाया और क्लोरीन को जोड़ दिया, ये कौन सा आइसोमर, दूसरा आइसोमर। तीसरा आइसोमर कौन सा है, यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाया और मैंने किसको जोड़ा, यहां पर क्लोरीन को जोड़ा है। यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर मैं किसको जोड़ा, क्लोरीन को, ठीक है ना। तो ये कितने एनएमआर सिग्नल दे रहा है, 3 प्रकार के एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, ठीक है ना। 3 प्रकार के एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है तो उसके आइसोमर भी कितने बनने, 3 आइसोमर बनने। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से देख लो। देखो भैया, यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ रहा हूं तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, हाइड्रोजन एटम ये अपनी केमिकल रिएक्शन शो करेगा, केमिकल रिएक्शन शो करेगा तो तभी तो केमिकल रिएक्शन शो करेगा जब हाइड्रोजन अपनी जगह से हटेगा और उसकी जगह पर क्लोरीन आएगा। तो देखो हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, उसकी जगह पर क्लोरीन को जोड़ दिया, बिल्कुल एक आइसोमर बन गया। दूसरा आइसोमर ये कैसे कर दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको चाहो ऐसे नहीं कि भाई आप इसको पहला ही बनाओ, बहुत उल्टा सीधे कैसे कर दो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में ये है कि आप लोगों ने ये सिस पोजीशन पर जुड़ा, इस हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, इसकी जगह पे मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया तो ये आपका आइसोमर बन गया दूसरा, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन में इस हाइड्रोजन एटम को हटा दिया मैंने और इसकी जगह पे मैंने किसको जोड़ दिया, क्लोरीन को जोड़ दिया, ये कौन सा आइसोमर बन गया, अपना तीसरा आइसोमर बन गया, ठीक है ना। बाकी की आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट पहले इसको लिख दो, इसको, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आप सेट करना चाहो कर देना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर इनका भी सीक्वेंस बना, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, आप इसको यहाँ पर रखना चाहते हो, इसको यहाँ पर पहुंचा दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको तो ये शो करना कि वहां पर उसके कितने एनएमआर सिग्नल शो हो रहे हैं, 3 एनएमआर सिग्नल शो हो रहे हैं और उसके आइसोमर भी कितने बनने हैं, 3, अर्थात उसके कितने टाइप के प्रोडक्ट बने हैं, 3 टाइप के प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रत्येक प्रोटॉन अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। यहां पर प्रोटॉन था, उसने अपनी केमिकल रिएक्शन को शो कर दिया, यहां पर प्रोटॉन था, उसने अपनी केमिकल रिएक्शन को शो कर दिया, यहां पर प्रोटॉन था, उसने अपनी केमिकल रिएक्शन को शो कर दिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका कोई जरूर नहीं कि इसका सीक्वेंस हो, आपको जहां पर मर्जी आप किसी भी प्रोडक्ट को कहीं पर लिख सकते हो, जैसे कि इसको यहां पर लिख दो, इसको यहां पर लिख दो, तो उन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपके तो बस वो प्रोडक्ट सही होने चाहिए कि आपने जो आइसोमर बनाए, जो प्रोडक्ट बनाए वो अपने सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। इनको बोलते हैं हम अतुल्य प्रोटॉन, मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। किसी भी स्टूडेंट
स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना तकलीफ। ये सारे प्रोटॉन आप लोगों को कौन से हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अर्थात जिनके अंदर एक से ज्यादा एनएमआर सिग्नल्स होते हैं, उनका सभी प्रोटॉनों का वातावरण क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग वातावरण होगा तो वो अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, और अगर वो अपनी अपनी केमिकल रिएक्शन शो करेंगे तो कॉमन सी बात है उनके आइसोमर भी अलग अलग बनेंगे। ऐसे प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं, अतुल्य प्रोटॉन, मतलब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया, ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया। जितने टाइप के आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही टाइप के आपके आइसोमर बनेंगे और उतने ही टाइप के आपके प्रोडक्ट बनेंगे। बात आप लोग समझ में आ गई, क्योंकि प्रत्येक प्रोटॉन जो अलग टाइप का वो अपनी अपनी केमिकल रिएक्शनों को शो करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर डिस्कशन हो गया अपना अतुल्य प्रोटॉन का। अब हम डिस्कशन करते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन पर। तो देखो होमोटॉपिक प्रोटॉन को भी देख लो आप लोग, ठीक है ना। दो हो गए, तुल्य प्रोटॉन हो गया मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गया, अतुल्य प्रोटॉन हो गया, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गया। अब तीसरा कौन सा टाइप का प्रोटॉन है, होमोटॉपिक प्रोटॉन। अभी होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या आते हैं उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो तीसरी हेडिंग है हमारी होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना। कौन सी है, होमोटॉपिक प्रोटॉन। होमोटॉपिक प्रोटॉन, होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना। देख लो इसको भी। देखो यहां पर मैं आप लोगों के लिए होमोटॉपिक प्रोटॉन का एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि एग्जांपल को लेकर उसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान रहेगा और आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर होमोटॉपिक प्रोटॉन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल से आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो आप लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है ना। एग्जांपल किसका ले लिया, 2 मेथिल प्रोपीन, CH2 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया CH3। अब आपको पता है ये 2 मेथिल प्रोपीन कितने, ये लिख देता हूँ, इसका नाम कौन है, 2 मेथिल प्रोपीन। 2 मेथिल प्रोपीन कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, 2 एनएमआर सिग्नल, क्योंकि आपको पता है इस कार्बन से ये CH3 भी जुड़ा है और इस कार्बन से ये CH3 भी जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों CH3 एक एनएमआर सिग्नल देंगे। तो कॉमन सी बात है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है और ये हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है। इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम एक प्रकार का सिग्नल शो करेंगे। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो अपना 2 मेथिल प्रोपीन है वो कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, 2 एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है। एक एनएमआर सिग्नल ये कार्बन से दोनों प्रोटॉन शो कर रहे हैं और एक वो दोनों हाइड्रोजन एटम अपना एनएमआर सिग्नल शो कर रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 2 मेथिल प्रोपीन कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहे हैं, 2 एनएमआर सिग्नल शो कर रहे हैं। अब इसका Cl द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर लिख दें Cl द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का, Cl द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो कर दो आप लोग इसको भी शो। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख दिया CH2Cl और यहाँ पर भी क्या लिख दिया CH3, ठीक है ना। एक ये लिख दिया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या किसको लिख दिया Cl को लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन को लिख दिया CH3, इनके नाम लिख देता हूँ। इसका नाम है 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन। इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन। इसका नाम क्या है, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए मैं। देखो इधर डिस्कशन करते हैं, तीसरा टॉपिक हम लोगों का कौन सा है, होमोटॉपिक प्रोटॉन। अब डिस्कशन करते हैं हम होमोटॉपिक प्रोटॉन पर, मतलब ये होमोटॉपिक प्रोटॉन क्या आते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले दिया, क्योंकि एग्जांपल से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी और आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले तो एक बात बताओ, एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, 2 मेथिल प्रोपीन का लिया, ठीक है ना। 2 मेथिल प्रोपीन का लिया है। आपका ये 2 मेथिल प्रोपीन कितने एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है, 2 एनएमआर सिग्नल शो कर रहा है। कैसे कर रहा है कि देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये CH3 भी जुड़ा है, ये CH3 भी जुड़ा है। इसका मतलब
मतलब ये कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 6 हाइड्रोजन एटम हो गए, और 6 हाइड्रोजन एटमों का एक जैसा नेचर है। क्यों? क्योंकि वो एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। देखो इसी कार्बन एटम से ये CH3 भी जुड़ा है और इसी कार्बन एटम से ये CH3 भी जुड़ा है। इसका मतलब 6 हाइड्रोजन एटमों का एक जैसा नेचर है, एक जैसा नेचर है, तो ये अपना NMR सिग्नल देंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने अपना 6 हाइड्रोजन एटमों ने एक NMR सिग्नल शो कर दिया। अब बात करते हैं इस कार्बन एटम की। तो देखो इस कार्बन एटम से ये हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है और इस कार्बन एटम से ये हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है। दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं और इफेक्टिव करने वाला कोई दूसरा ग्रुप है नहीं है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी कौन है, CH3, और इसके रेस्पेक्ट में भी कौन है, CH3। ध्यान में रखना, अगर CH3 की जगह पे कोई और ग्रुप होता जैसे Cl होता तो फिर गेम चेंज हो जाता, फिर ये अपना अलग अलग NMR सिग्नल देते, ठीक है ना। लेकिन अब इनको इफेक्टिव करने वाला कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी कौन है, CH3, और इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी कौन है, CH3। इसका मतलब इन दोनों हाइड्रोजन एटमों का नेचर एक जैसा है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है जब मैंने यहाँ पर क्लोरीन को रखा था, इससे पहले वाले एग्जांपल में जो मैंने किसमें, अतुल्य प्रोटॉन में, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन में, जब मैंने यहाँ पर क्लोरीन को रखा था तो एक ही कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े थे, लेकिन दोनों का नेचर क्या था, अलग अलग। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन लिखने पर एक हाइड्रोजन एटम तो क्लोरीन के ट्रांस पोजीशन पर था और एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के सिस पोजीशन पर था, जबकि दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए थे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर मैं अगर CH3 लिख, यहाँ पर अगर मैं Cl लिख दूं, तो ध्यान रखना यहाँ पर Cl लिखने पर इस Cl के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन एटम अलग सिग्नल देगा और ये हाइड्रोजन एटम अलग सिग्नल देगा, क्योंकि Cl के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन एटम उसकी ट्रांस पोजीशन पे जुड़ा है और ये हाइड्रोजन एटम उसकी सिस पोजीशन पे जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में फिर ये कितने NMR सिग्नल देता, 3 NMR सिग्नल देता। बात आप लोग समझ में आ गई, क्योंकि एक NMR सिग्नल इसका हो जाता, इस Cl के रेस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन का ये NMR सिग्नल हो जाता अलग, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन पे जुड़ा है, और ये अपना सिग्नल देता, क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन एटम सिस पोजीशन पे जुड़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, क्लोरीन होता तो गेम चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, कौन है, CH3, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों हाइड्रोजन एटमों का नेचर एक जैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के लिए भी CH3 जुड़ा है और इस हाइड्रोजन एटम के लिए भी CH3 जुड़ा है, इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन एटमों का नेचर एक जैसा होगा और दोनों हाइड्रोजन एटम अपना अलग से NMR सिग्नल शो करेंगे। तो एक NMR सिग्नल तो इनका हो गया और एक NMR सिग्नल इनका हो गया। कहने का मतलब ये हुआ 2 मेथिल प्रोपीन कितना NMR सिग्नल शो कर रहा है, 2 NMR सिग्नल शो कर रहा है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलते किसको है, होमोटॉपिक प्रोटॉन इसको बोलते हैं कि Cl द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। आप सुनो कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दूं, या फिर मैं यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दूं, तो देखो चाहे मैं ऊपर से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ूं, चाहे मैं नीचे से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ूं, आपको पता हमारा प्रोडक्ट एक ही प्रकार का बनेगा, ठीक है ना। और जो हमारा हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित हो रहा है, जो हट रहा है हाइड्रोजन एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन। क्योंकि यहां से हाइड्रोजन एटम को हटा दो या यहां से हाइड्रोजन एटम को हटा दो, प्रोडक्ट आपका चेंज नहीं होगा। यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ोगे तब भी वही प्रोडक्ट रहेगा, यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप क्लोरीन को जोड़ दोगे तब यही प्रोडक्ट यही रहेगा। ध्यान में रखना, इसकी कंपैरिजन तुल्य प्रोटॉन से मत कर देना, इक्विवेलेंट प्रोटॉन से मत कर देना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो तुल्य प्रोटॉन होते हैं वो तो एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना, एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं और उनका आइसोमर कितना होता है, एक, और वो NMR सिग्नल भी कितना शो करते हैं, एक। यहाँ पर तो इसके 2 NMR सिग्नल शो हो रहे हैं। कहीं ये हेडिंग से पता लगा लो कि होमोटॉपिक प्रोटॉन यार सब तुल्य प्रोटॉन जैसा होता हुआ, नहीं, तुल्य प्रोटॉन एक अलग चीज है और होमोटॉपिक प्रोटॉन एक अलग चीज है। क्योंकि होमोटॉपिक प्रोटॉन, जो तुल्य प्रोटॉन होते हैं उनके अंदर कितना NMR सिग्नल होता है, एक, लेकिन होमोटॉपिक प्रोटॉन में आप देख लो 2 NMR सिग्नल भी शो हो रहे हैं, एक NMR सिग्नल भी, इससे ज्यादा भी NMR सिग्नल शो हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए होमोटॉपिक प्रोटॉन की कंपेरिजन आप तुल्य प्रोटॉन से मत कर देना कि शायद दोनों का नेचर एक जैसा होगा, नहीं। तुल्य प्रोटॉन का मतलब एक NMR सिग्नल और होमोटॉपिक प्रोटॉन में तो देख लो 2 से भी ज्यादा NMR सिग्नल शो हो सकते हैं आप लोगों के। जैसे कि ये कौन 2 मेथिल प्रोपीन कितने NMR सिग्नल शो कर रहा है, 2 NMR सिग्नल शो कर रहा है। आगे नहीं मेरी बात समझिए। तो हाइड्रोजन एटम यहां से हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो या हाइड्रोजन एटम यहां से हटाकर आप क्लोरीन को जोड़ दो, आपका प्रोडक्ट वही रहेगा, आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो यहां से जो हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हो वही प्रोटॉन आप लोगों को कौन होगा, होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना। क्योंकि उस प्रोटॉन के हटने से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ दोगे तब भी उसका नाम कौन होगा, 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन। और अगर यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप क्लोरीन को जोड़ देते हो तब भी आपका प्रोडक्ट कौन रहेगा, 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन, ठीक है ना, 3 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो जो हाइड्रोजन एटम यहां से हटा रहे हो यहां से हटा रहे हो, उस हाइड्रोजन एटम को हम बोल रहे हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है ना। उस प्रोटॉन को हम कौन सा प्रोटॉन बोल रहे हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से देख लेना, हाइड्रोजन एटम को हटाकर
यहाँ पर आप क्लोरीन को जोड़ दो, हाइड्रोजन एटम को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दो, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ोगे तब भी वही प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ोगे तब भी वही प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? 3-chloro-2-methyl-propene, अर्थात आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन, अर्थात जो प्रोटॉन चाहे ऊपर से हटा रहे हो चाहे नीचे से हटा रहे हो, जो प्रोटॉन आपका प्रतिस्थापित हो रहा है या हट रहा है, उस प्रोटॉन को हम कौन सा प्रोटॉन बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन। बात आप लोग समझ में आ गई? या फिर इसके रेस्पेक्ट में देख लो, हाइड्रोजन एटम को यहां से हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो तब भी आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, हाइड्रोजन एटम को यहां से हटाकर क्लोरीन को जोड़ दो तब भी आपका प्रोडक्ट वो ही रहेगा। जैसे यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप लोगों ने क्लोरीन को जोड़ दिया तो इसका नाम कौन होगा? 1-chloro-2-methyl-propene। अब बहुत से सोच रहे सर मैं तो यहां से हाइड्रोजन एटम को नहीं, मैं तो नीचे से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ूं, बिल्कुल जोड़ सकते हो आप लोग, तब भी आपका प्रोडक्ट कौन रहेगा? 1-chloro-2-methyl-propene। बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इस प्रोटॉन को भी हम होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलेंगे और इस प्रोटॉन को भी हम होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलेंगे। क्यों? दोनों ही प्रोटॉनों को हम होमोटॉपिक प्रोटॉन क्यों बोले? क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन चाहे ऊपर से हटा दो चाहे नीचे से हटा दो, वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ोगे तब भी इसका नाम कौन होगा? 1-chloro-2-methyl-propene। यहां से हाइड्रोजन एटम को हटाकर क्लोरीन को जोड़ोगे तब भी इसका नाम कौन रहेगा? 1-chloro-2-methyl-propene। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इन प्रोटोनों को हम क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन, और इन प्रोटोनों को भी हम क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन। अर्थात ये अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते हैं, चाहे आप ऊपर से हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हो चाहे आप लोग नीचे से हाइड्रोजन एटम को हटा रहे हो, प्रोडक्ट आप लोगों का बिल्कुल सेम ही रहेगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई? ऐसे प्रोटोनों को हम कौन सा प्रोटॉन बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन। ठीक है ना? ऐसे प्रोटोनों को हम कौन सा प्रोटॉन बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो देखो आज के लेक्चर में तो मैं 3 टॉपिकों का डिस्कशन करूंगा। आज के लेक्चर में मैंने कौन कौन से प्रोटॉन का डिस्कशन किया है? एक तो तुल्य प्रोटॉन का डिस्कशन किया, मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन का डिस्कशन किया है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन के अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम होते हैं? एक प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं। उनके अंदर कितना एनएमआर सिग्नल होता है? एक एनएमआर सिग्नल होता है। अतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, उसमें एक से ज्यादा एनएमआर सिग्नल्स होते हैं। अगर एक से ज्यादा एनएमआर सिग्नल्स होते हैं तो उनके आइसोमर भी एक से ज्यादा बनेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शन भी एक से ज्यादा शो होंगी। ठीक है ना? ऐसे प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं? अतुल्य प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और जो होमोटॉपिक प्रोटॉन होते हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन में ये हुआ कि एक कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं आपके, चाहे आप लोगों को कोई सा भी ग्रुप जुड़ा है, ठीक है ना, एक कार्बन एटम से जो आप लोगों के ग्रुप जुड़े हैं, अगर वो एक ही एनएमआर सिग्नल शो कर रहे हैं तो चाहे प्रोटॉन आप ऊपर से हटा दो या नीचे से हटा दो, प्रोडक्ट आपका सेम ही रहेगा। चाहे प्रोटॉन यहां से हटाओ चाहे प्रोटॉन आप यहां से हटाओ, चाहे ग्रुप आप यहां पर जोड़ो चाहे ग्रुप आप लोग यहां पर जोड़ो, ठीक है ना, उन प्रोटॉनों को हम क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन। क्योंकि आप लोगों को पता प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है ना, इसलिए इन प्रोटॉनों को भी हम होमोटॉपिक प्रोटॉन बोलते हैं और इन प्रोटॉनों को हम कौन सा बोलते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो आज के लेक्चर में तो बस 3, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन और होमोटॉपिक प्रोटॉन, मतलब तुल्य प्रोटॉन, अतुल्य प्रोटॉन और होमोटॉपिक प्रोटॉन, तीनों प्रोटॉनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हेडिंग नंबर 4 और हेडिंग नंबर 5, ठीक है ना। 4 में कौन सा? एनेंसोटॉपिक प्रोटॉन और 5 में कौन सा? डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आगे बात सही है, तो यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट पूरे नोट्स को कंप्लीट करके रखना, पूरे टॉपिकों को बहुत अच्छी तरीका से क्लियर कर लो। पहले क्लास को देख लो बहुत बढ़िया तरीका से, जब क्लास बिल्कुल फिट हो जाए फिर एक बार नोट्सों को देखो, नोट्सों में क्या लिख रखा है। जब नोट्स अच्छी तरीका से समझ में आ जाए फिर उसके बाद लिखना चालू कीजिए, जिससे कि एक बार क्लास होने से चीजें क्लियर हो गई, एक बार आपने नोट्स देख लिए तब चीजें क्लियर हो गई, और एक बार आप लोगों ने उस चीज को उतार दिया, लास्ट में जाकर वो दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा कि सर ने पढ़ाया क्या है और हम लोगों ने समझा क्या है। बात आप लोग समझ में आ गए ना? इसलिए ऑनलाइन क्लासों का मैं सबसे बेस्ट तरीका बता दूं ना, कि ऑनलाइन क्लास किस तरीका से ली जाती है, किस तरीका से क्लियर की जाती है। आप लोग कभी भी किसी की भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मेरी ले रहे हो, किसी और की ले रहे हो, उनका बेस्ट तरीका क्या है कि पहले तो वीडियो जब देख रहे हो ना, मेरा देख रहे हो किसी और का देख रहे हो, वीडियो जब देख रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल आप 100% दो, बिल्कुल क्लास समझ रहे हो तो पूरा फोकस क्लास को होना चाहिए, ठीक है। जब क्लास पूरी दिमाग में बैठ जाए, हाँ यार सर ने ये टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद उसी टॉपिक को आप नोट्सों में देखो कि यार नोट्सों में क्या लिखा है, ठीक है। क्लास ले ही चुके हो, फिर उसके बाद नोट्स देखोगे तो नोट्सों से पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जब नोट्सों से कुछ चीज क्लियर हो जाए उसके बाद फिर पेन कॉपी लो और फियर कॉपी के अंदर अपने पूरी नोट्सों को बना दो, ठीक है ना। अब बताओ 3 जगह से क्लियर हो गई, पहले आपने क्लास देख ली, उसके बाद खुद ने नोट्स देख लिए और उसके बाद उनको आप लोगों ने पेन से भी निकाल दिया, मतलब आप लोगों ने
फेयर कॉपी के अंदर पूरा जो अपने नोट्स हैं वो भी क्लियर कर लिए। तो 3 जगह से वो टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद वो टॉपिक है ना बिल्कुल दिमाग में छप जाता है। उसके बाद कभी भी एग्जाम होता है सिर्फ एक बार देखने की जरूरत होती है, फिर भी उसमें भी होता है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा टॉपिक है, क्लियर है हम लोगों का, ठीक है। और लेक्चर वाइज ध्यान में रखो, जैसे कि आप लोग ये पता लगाओ कि यार जो सर का 5वें नंबर का लेक्चर था उसमें हमारा कौन सा टॉपिक था, सर का 6ठे नंबर के लेक्चर में सर ने किस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, तो वो पूरे टॉपिक है ना यूनिट के वो दिमाग में छप जाएंगे। कहा यार सर ने पहले नंबर के लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बेसिक बताया था, दूसरे लेक्चर में सर ने वो बताई थी, तीसरे लेक्चर में वो चीज पर डिस्कशन किया था, चौथे लेक्चर में उस चीज पर डिस्कशन किया था। अब जैसे सब कुछ करो इसके 12-13 जितने भी लेक्चर होते हैं, ठीक है ना, तो वो दिमाग में छप गए 12-13 लेक्चर। पहले लेक्चर में सर ने इसका डिस्कशन किया था, दूसरे लेक्चर में सर ने इसका डिस्कशन किया था, तीसरे में इसका डिस्कशन किया था। एक बात होता है जब पूरे टॉपिक दिमाग में छपे हुए हैं, लेक्चर पूरे दिमाग में छपे हुए हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक एक टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन आ जाता है होमोटॉपिक प्रोटॉन, तुल्य प्रोटॉन, अतुल्य प्रोटॉन, तो तुरंत दिमाग में क्लियर हो जाएगी कहाँ यार ये सर का 11वें नंबर का लेक्चर था और इतना क्लिक हुआ कि ये सर का 11वें नंबर का लेक्चर था, ठीक है ना। पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि जो 11वें नंबर के लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी। बात समझ में आ गई ना। इसलिए आपको बता, मैं लेक्चर है ना उनको टॉपिक बाय लेता हूँ। जैसे कि कोई टॉपिक आधा अधूरा रह रहा है, ठीक है ना, तो मैं उस टॉपिक को नहीं लेता, फिर उसको अगले लेक्चर में लेता हूं। जैसे कि आज मुझे पता है कि मैंने 3 टॉपिकों को ले लिया, ठीक है ना, अब अगले लेक्चर में ऐसे नहीं कि इनएंसोटॉपिक प्रोटॉन आधा यहां पर करवा दिया, आधा अगले लेक्चर में, ऐसा कभी नहीं किया हो किसी टॉपिक के साथ, ठीक है ना। एक टॉपिक करवाया होगा तो वो कंप्लीट ही करवाया होगा, ठीक है ना, फिर अगला टॉपिक अगले लेक्चर में लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसलिए मैं टॉपिकों के आधार पर आप लोगों के नोट्स बनवा रहा हूँ और टॉपिकों के आधार पर आप लोगों के ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, जिससे कि कभी आप रिवाइज करो ना तो दिमाग में क्लियर हो जाए। जैसे रिवीजन करने बैठे हो तो रिवीजन करते वक्त आप लोग पहले ये लगाओ, कैसे माना कि जैसे क्लास ले ली सब कुछ है, अब रिवीजन कर रहे हो तो पहले ये लगाओ कि यार सर के इस यूनिट में कितने लेक्चर है, 12 लेक्चर है, ठीक है ना, 12 लेक्चर है। एक चीज और बता देता हूँ, उस चीज से एक चीज ध्यान में आ गई। देखो ऐप के अंदर क्या होगा, वीडियो उल्टो सीधे हो जाते हैं। जैसे कि माना कि जैसे कि 1 से 9 तक तो आपका पूरा सीक्वेंस होता है, 9 तक तो वीडियो का पूरा सीक्वेंस होता है। उसके बाद जैसे हम 10 है 11 12वें नंबर के लेक्चर डालते हैं ना, तो वो वीडियो के जो लेक्चर है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 9वां लेक्चर तक ही है, फिर काफी स्टूडेंट 2-3 दिन के बाद ये बोलते हैं सर क्लास नहीं डाल रहे हो आप। अरे क्लास तो पूरी है लेकिन वो वीडियो का सीक्वेंस है ना वो खराब हो जाता है। जैसे कि 9 लेक्चर के बाद 12वां लेक्चर ऊपर चला गया, 14वां लेक्चर और नीचे चला गया, या जो सीक्वेंस है ना वो सीक्वेंस आप लोगों को खराब हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 9 लेक्चर के बाद आप 10वें लेक्चर पर जाओ, 11वें लेक्चर पर जाओ, 12वें लेक्चर पर जाओ, या फिर 13वां लेक्चर है 13वें पर जाओ। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए ध्यान रखना, अगर वीडियो का सीक्वेंस खराब हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई। आपको पता 9 लेक्चर हो गए, उसके बाद 10वां लेक्चर लेना, फिर 11वां लेक्चर लेना, फिर 12वां लेक्चर लेना, फिर 13वां लेक्चर लेना। आगे बात सही है, वीडियो का सीक्वेंस ऐप के अंदर कभी कभी क्या है वो खराब हो जाता है। जैसे कि 9 के बाद 10वें नंबर का लेक्चर बीच में आ गया, 11वें नंबर का लेक्चर ऊपर ही ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। तो एक बार आप चेक कर लेना उनको, 9 लेक्चर के बाद 10वें पे जाना, फिर 11वें 12वें जो भी उसका सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग देखना, ठीक है ना। क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे से ऐसे पूछ रहे थे कि सर 9 के बाद तो लेक्चर आ ही नहीं रहे, और फिर अंदर जाकर जब उनको चेक करवाए तो वो सारे लेक्चर वहां पर थे, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप लोग देख रहे हो ना तो बीच में भी चेक कर लिया करो कि लेक्चर यार बीच में तो नहीं है कहीं पर, ठीक है ना। क्योंकि 9 लेक्चर आने के बाद वो सीक्वेंस ऊपर से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप विशेषकर उस सीक्वेंस को देख लेना। लेक्चर वहीं पर होते हैं अपने सारे, जहां पर अपनी यूनिट पड़ी हुई है, ठीक है ना। और आप लोगों की सुविधा के लिए तो आप लोगों को पता है कि मैंने इसी आधार पर जैसे यूनिट, जैसे सपोज करो अपनी यूनिट फर्स्ट चली है तो पहले ही हेडिंग डाल दी कि यूनिट फर्स्ट लेक्चर, जैसे कि आप लोग कभी भी ऐप को खोलो तो आपको पता लग जाए कि इस यूनिट के अंदर जो है अपने यूनिट फर्स्ट के लिए लेक्चर मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब जो यूनिट फर्स्ट है उसी के लेक्चर मिलेंगे इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर। बात आप लोग समझ में आ गया ना। इसलिए मैंने यूनिट वाइज लेक्चर डाले जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो इस तरीका से, तो हाँ मैं रिवीजन की बात कर रहा था, तो रिवीजन आप लोग उसी तरीका से किया करो, ठीक है ना। पहले जैसे रिवीजन करने बैठे तो दिमाग में वो चीज को क्लियर कर लो, क्या सर के लेक्चर कितने लिए इसमें। जैसे सपोज करो फर्स्ट यूनिट का रिवीजन कर रहे हो, आपने पहले पूरी पढ़ ली और रिवीजन कर रहे हो, तो पहले तो ये पता लगाओ क्या जो पहली यूनिट है सर के लेक्चर कितने, आपको पता लगा कि सर ने इसमें 12 लेक्चर लिए, 12 लेक्चर ले लिए। उसके बाद उनको देखो सर ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, दूसरे में क्या पढ़ाया था, तीसरे में, ठीक है ना। जब 12 लेक्चर पूरे दिमाग में क्लियर हो जाए उसके बाद क्लास लो और नोट्सों को पढ़ो, एक बार में ही ऐसा फिट हो जाएगा कि बहुत बढ़िया तरीका से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पढ़ने का भी एक सीक्वेंस बनाओ, ठीक है ना, और रेगुलर पढ़ाई करो। चाहे भले आप कम पढ़ लो लेकिन पढ़ाई आपकी बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन तो पढ़ लिए 10 घंटा और 4 दिन के बाद फिर सो रहे हो, ये चीज नहीं।
चाहे आप लोग कम पढ़ाई कर लो, लेकिन रेगुलर जो पढ़ाई होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। चाहे आप 4 घंटा ही पढ़ लो, लेकिन रेगुलर पढ़ाई सबसे बड़ी चीज होती है। आप हमारे जो वीडियो होते हैं, वीडियो मैंने 8 डाला है, उसको 10 दिन के बाद देख रहे हो यार, ये कोई पढ़ने के तरीके होते हैं? भाई वीडियो 8 डाला है तो हो सकता है उसको कल देख लो, परसों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आज डाल दिया और उसको 10 दिन के बाद देख रहे हो। ये पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है ना। आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, जिससे कि आपको पता लगेगा हाँ हम सर के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीका से अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है, इसी तरीका से सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारी हो चुकी है, बहुत बढ़िया तरीका से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है। इसी तरीका से फिजिकल केमिस्ट्री को करवा कर अपना सिलेबस हो जाएगा। आराम से रिवीजन करो, आराम से पढ़ो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से डिस्कशन करो। वैसे तो आप लोगों को पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू से लेकर और लास्ट तक मैंने इस तरीका से निचोड़ कर रखा है, एक एक चीज को, एक एक वर्ड को मैंने इस तरीका से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग देख रहे हो एक लेक्चर से लेकर और यहाँ तक हमारी यूनिट खत्म होने को ही जा रही है, ठीक है ना। ये यूनिट खत्म होने को लिए जा रही है, क्योंकि ये मान लो इसका लास्ट एंड फाइनल लेक्चर बचा है। ये कितने लेक्चर हो गए? इसके 11 लेक्चर हो गए। 12वें नंबर के लेक्चर में अपनी यूनिट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये इसका 11वें नंबर का लेक्चर है, 12वें नंबर के लेक्चर में अपनी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है। 2 टॉपिकों को करवा कर और इसके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, जैसे 2020 में हम लोगों से इस यूनिट में कैसे क्वेश्चन पूछे थे, 18 में, 17 में, 19 में, ठीक है ना, तो उनको भी बता दूंगा, जिससे कि एक आइडिया लग जाए कहाँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीका से पढ़ाई करो आप लोग, और जो नहीं पढ़ रहे वो पढ़ाई चालू कीजिए, जितना हो सके अब पढ़ाई चालू कीजिए, और इतनी अच्छी तरीका से पढ़ाई चालू कीजिए कि जब रिजल्ट आए ना तो बिल्कुल देखते ही ये हो कि यार वास्तव में क्या नंबर आए। केमिस्ट्री की तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, केमिस्ट्री चाहे आप लोग उसको आध घंटा दे रहे हो, 1 घंटा देख रहे हो, लास्ट में आपका जब रिजल्ट आए ना तो देख लेना केमिस्ट्री बिल्कुल नंबर 1 पर रहेगी। आप लोग मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी उनको बिल्कुल साइड में कर दो, केमिस्ट्री के नंबर उनसे ज्यादा आएंगे, ये चीज क्लियर कर लो। हर बार बोलता हूँ, हर बार यही होता है, ठीक है ना। इससे पहले जब ऑफलाइन क्लास चलती तब भी मैं क्लास में यही बोलता कि जितनी भी आप लोगों से मैथ और फिजिक्स में पढ़ाई हो आप लोग आराम से करो, ठीक है ना। केमिस्ट्री को जितना आप लोगों से टाइम लग रहा है उतना टाइम दे दो, लास्ट में आप लोग नंबर देख लेना, पहले नंबर पर केमिस्ट्री रहेगी। चाहे आप मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी कितना ही पढ़ रहे हो, लेकिन नंबर देखना, आपके नंबर सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही आएंगे। ये अब तक का रिकॉर्ड बोल रहा है, आप लोग देख लो आराम से। अब की बार जो रिजल्ट आया 2020 में बीएससी 3rd ईयर वाले स्टूडेंटों का, उसमें देखो नंबर 1 पे केमिस्ट्री रही है, या उससे लास्ट ईयर जो भी है उनमें भी नंबर 1 पे केमिस्ट्री रही है, ठीक है ना। और अब की बार भी नंबर 1 पे केमिस्ट्री रहेगी, आप लोग देख लेना। मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी बिल्कुल साइड में रहेंगी और नंबर 1 पर हमेशा की तरफ फिर केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना। तो वो टेंशन तो आपको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरीका से मैं बोलूं उस तरीका से आप पढ़ाई करते चलो। हाँ, कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। जब भी किसी टाइप से कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बिल्कुल आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।